हाँ, तो सब्जियों के कुल उत्पादन की बात कर रहे थे और हम देखेंगे कि सब्जियों के उत्पादन में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सब्जी अनुसंधान, सब्जी भाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सब्जी मतलब भल्ला जिसे बोलते हैं, तो आप देखेंगे सब्जियों के लिए भी अनुसंधान केंद्र है। तो आप देखेंगे 2019-20 के संदर्भ में, तो इस संदर्भ में देखेंगे 188 से 2 DN राज्यवार बागवानी उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार देखेंगे। तो इस संदर्भ में अगर बात करें तो द्वितीय अग्रिम अनुमानों के संदर्भ में समग्र बागवानी उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा? समग्र बागवानी उत्पादन में तथा सब्जी उत्पादन में 2 क्वेश्चन आपसे। पहला कौन सा? 20-21 के संदर्भ में है, देखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन सब्जी उत्पादन में कौन सा? उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। पहला कुछ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा। फिर आप ये भी देखेंगे कौन सा? एग्रीगेट जो एस्टीमेट है, सेकेंड छोड़ दीजिए। सब्जी उत्पादन में शीर्ष राज्यों का क्रम पूछा गया है। पहला उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश, सॉरी। दूसरा है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार और पांचवा है गुजरात के संदर्भ में आप देखेंगे। तो 5 याद रखना, पहला उत्तर प्रदेश, 2 बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश। 3 तक तो आप जाएंगे ही जाएंगे, चौथा भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या कर रहा है, वो पूछता है उत्तर प्रदेश का जहां से स्थान है उससे पूछता है कि उसके बाद 5वें नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, ऐसा भी आपसे पूछा जाता है। तो कहोगे, इसलिए 5 याद रख सको, बेटर है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। आपके साथ 20-21 के संदर्भ में देखेंगे कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश आप देखेंगे, विगत वर्ष में आप देखेंगे फल उत्पादन के संदर्भ में है आंध्र प्रदेश ज्यादा है, क्योंकि सभी जगह आपको अग्रिम अनुमान दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे इस वर्ष तो फल उत्पादन में आ जाए आपके साथ क्वेश्चन। तो देखेंगे कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश इस तरीके के देख लेंगे, जो है इतना है, और इसी शीर्ष है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है देखेंगे, और तीसरा नंबर देखेंगे कुल फल के उत्पादन में। ठीक है, तो आपने 2 क्वेश्चन है, एक है समग्र बागवानी उत्पादन, एक है सब्जी उत्पादन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे। फिर कुल सब्जी उत्पादन में दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का, इसके साथ फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके साथ फिर बताया गया है कुल फल उत्पादन में, तो कौन सा? आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का फल उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो पहले नंबर पे कौन है या दूसरे नंबर पे कौन है, या उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान है, तो इसे भी याद रखेंगे। तो इसमें तो नहीं दिया, अभी आंकड़े देखेंगे तो आंध्र, इसलिए 3 याद रखना है। अब खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी हमने पूछा था रबी फसलों का, अब समिति, तो ये भी क्या है, ये भी देखेंगे मंत्रिमंडलीय समिति करती है, एमएसपी जारी होती है, और देखेंगे कि इसमें जो है लिखा है कि वृद्धि, तो सभी इतना याद रखेंगे, सभी खरीफ फसलें हैं, कोई न्यूनतम वृद्धि जारी की गई सभी खरीफ फसलों के लिए है, इसे आप याद रखेंगे। तो सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की मंजूरी इसमें प्रदान की गई है, तो इसको देखेंगे। इसके साथ सर्वाधिक वृद्धि के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा, तिल के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सर्वाधिक है, तो तिल और कौन सा, बाजरा। तो देखेंगे हाँ, तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में, जबकि लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल बाजरा के मूल्य पर। तो तिल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जाए किसकी है, तो लागत पर छोड़िए, लागत पे अगर नया क्वेश्चन पूछेगा कि लागत पर बताइए सर्वाधिक प्रतिफल, जिस पे लागत प्रतिफल क्या है, बाजरा को बोने में क्या लागत लगती है, इसके उत्पादन में कितनी खाद यूरिया लगती है, कितना इस पे लगा है, तो कह दिया गया कि लागत प्रति देखा जाएगा लागत के आधार पर।
तो लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल की बात होगी तो सर्वाधिक प्रतिफल में देखेंगे बाजरा के मूल्य पर सर्वाधिक है, इस रूप में देखेंगे। और तिल न्यूनतम समर्थन ओवरऑल देखेंगे तो तिल की है, इस संदर्भ में इसे देखेंगे। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि किस तरीके से इस पे आप खरीफ की फसलों में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। धान या गेहूं के संदर्भ देख लेते हैं कौन सा आपसे पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। धान की फसलों में अगर बात करेंगे, धान के संदर्भ में देखेंगे सामान्य के क्रम में, ठीक है। तो क्या है, ये है 20-21, ये है 21-22। तो आप इसे देखेंगे जो बढ़कर कितना किया गया है, 1940 रुपए कर दिया गया है। ये धान सामान्य है। अब देखेंगे धान किस्म में तो 1960 20 रुपए की ओवरऑल बढ़ोतरी एक किस्म में है। ज्वार संकर में देखेंगे, ज्वार उसमें देखेंगे, ठीक है। बाजरे के संदर्भ में देखेंगे लागत के प्रतिफल पे सबसे ज्यादा है, तो आप देखेंगे कौन सा है 22-50। अब चले आइए, बाजरा के देखा, तूर देखा, मूंग देखा, उड़द फली, सूरजमुखी देखा। एक देख लें सूरजमुखी के संदर्भ में, तो सूरजमुखी का मूल्य है आप देखेंगे कौन सा 58-85 से बढ़कर 60-15 हुआ है, याद रखिएगा इसे सूरजमुखी के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे, हाँ बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आए एमएसपी, तो देखेंगे, ठीक है। इसमें हाँ क्योंकि तिल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वहां भी बता चुके हैं, तो देखेंगे 68-55 से 73-07 देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। यही आपको चेक करना है कि तिल के संदर्भ में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी हुई है। तो आप देखेंगे तो तिल के संदर्भ में 68-55 से 73-07 के संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि। तो देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि के संदर्भ में अगर क्वेश्चन, तो यही आपसे पूछा जाएगा। आपके सामने हैशटैग, ठीक, इसे आप देख लें। अब कस्तूरी कॉटन भारतीय कपास का नया ब्रांड है, आप इसे भी देखेंगे। कस्तूरी कॉटन के संदर्भ में देखेंगे तो कस्तूरी कॉटन क्या है, भारतीय कपास का नया ब्रांड है, तो ये भी देखेंगे। द्वितीय विश्व कॉटन कपास दिवस मनाया गया है, देखेंगे कब, द्वितीय कॉटन विश्व कॉटन जिसे बोलते हैं कपास दिवस कब मनाया गया है, 7 अक्टूबर 2020 को। मतलब लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है कि कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो इस संदर्भ में देखेंगे। और इस संदर्भ में देखेंगे कि इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप देखेंगे क्या है, भारतीय प्रीमियम कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो जारी किया गया है, याद रखना, ठीक है। पहला ब्रांड लोगो प्रीमियम कपास। और ये भी देखेंगे प्रीमियम कपास, मुख्य कपास, अब कपास अब क्या है, कपास अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जानी जाएगी। जो कस्तूरी कॉटन बोली जाती है उसी को प्रीमियम कपास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड अपनी सफेदी, चमक और मृदुलता, शुद्धता और शुभ्रता, अनूठेपन, भारतीयता का प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व में करेगी, देखेंगे। तो इस तरीके से है जैसे कपास अब क्या है, भारतीय संस्कृति की, वो कैसे अपनी ब्रांड के साथ सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठेपन, भारतीयता का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करेगी। इस संदर्भ में अगर बात करें तो ये भी देखेंगे भारतीय प्रीमियम कॉटन, जो कि एक लंबी स्पेशल रेशा कपास रेशे की लंबाई देख सकते हैं, माइक्रोनियर मान देखेंगे। कपास रेशे की गुणवत्ता के संदर्भ में कॉटन ब्रांड से विभूषित, कस्तूरी कॉटन ब्रांड से विभूषित किया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहां कपास की सभी चारों प्रजातियों को उगाया जाता है। अब कपास की 4 प्रजातियां हैं जो चारों उगाई जाती हैं। पहला नाम है आप देखेंगे कौन सा, ये प्रजाति का नाम है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो गासिपियम आर्बोरियम, एशियाई कपास बोलते हैं इसे। दूसरा है जी बारबेंडस, इजिप्शियन कपास बोलते हैं। तो भारत में सबसे पहले कपास के साक्ष्य कहाँ, या कहेंगे कपास के साक्ष्य भारत के संदर्भ में, कपास के साक्ष्य पूरे सभ्यता के क्रम में कहें
तो कहां पाए गए, तो उस संदर्भ में भी आप देखेंगे। तो गास्पियम कपास बीसियम देखेंगे एशियाई कपास, और जी बारबेंडस इजिप्शियन कपास आप देखेंगे इस संदर्भ में। तो तीसरी है जी हर्स्ट जो है कौन सी, हरिस्टन कपास, तो इसे भी आप देखेंगे। जी हरिस्टन अमेरिका है, जी हार्बेमियम देखेंगे एशियाई है। तो आप इसे इस तरीके से देखेंगे तो आपको दो एशियाई कपास की किस्में हैं, एक इजिप्शियन हो गई, हार्बेरियम एशियाई है ये देखा आपने, एक गास्पियम है। गास्पियम के नाम से एक मछली की भी प्रजाति होती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। गास्पियम से मिलती जुलती है, टोटल नाम ऐसा नहीं है। तो जी हर्षिस्टन अमेरिकी कपास है, जी हार्बेमियम ईसाई कपास है। भारत के हाइब्रिड कपास उत्पादन में जी हर्षिस्टन आप देखेंगे प्रजाति का अंश सबसे ज्यादा, कौन सा, अमेरिकी कपास जो है भारत में सबसे ज्यादा कपास जो है उगाई जाती है। आपके चारों कपास के संदर्भ में देखा। इस संदर्भ में बात करेंगे तो देखेंगे वर्तमान में बीटी काटन की सभी हाइब्रिड प्रजातियां जी हरिस्टम से संबंधित हैं जो अमेरिकी कपास हैं, ठीक है। बस बीटी काटन जो से आई है, जिसे बीटी काटन बोलते हैं, ठीक है। बीटी बैगन है, बीटी ब्रिंजल है जिसे बोलते हैं बीटी काटन है, तो कौन सी है, ये सभी हरिस्टन से संबंधित है जो अमेरिकी कपास है। यहीं से आपसे क्या है, एक साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार हो गया। भारतीय कपास की ब्रांडिंग किए जाने के लिए ये अन्य देशों के लंबे रेसे प्रीमियम कपास जैसे अमेरिका, पीमा कपास और सुप्रीमा कपास देखेंगे, और क्या है, मिस्र के कपास के वैश्विक स्पर्धा कर सकेगा। तो अमेरिकी कपास में जाएंगे, अमेरिकी पीमा है, ठीक है, मीमा और सुप्रीमा। तो देखेंगे इस तरीके से आप इसे देखेंगे। पीमा और सुपीमा आप देखेंगे कपास लंबे रेशे के वाला कपास है जो कि मजबूती मृदुलता के रंग से प्रस्तुत करता है। और गुजरात के सूरत क्षेत्र में उगाया जाने वाला कपास अपनी उच्च गुणवत्ता कपास के लिए अमेरिका के समकक्ष है, तो आप इसे देख सकते हैं। और अब ये लगेगा ये तो करंट अफेयर्स का नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स में आपको क्या कुछ एग्रीकल्चर का पार्ट है जो रिवाइज हो जा रहा, इसलिए आप रिवाइज कर लीजिए। इसी प्रकार पश्चिमी तमिलनाडु में उगाए जाने वाले लंबे रेशे कपास जो है सुबिन कपास मिस्र के कपास के समकक्ष की गुणवत्ता प्रदान करेगा। तो आप देखेंगे सुबिन कपास आप पूछा जाए कि ये कहाँ उगाया जाता है तो बता देना। करंट अफेयर्स की चर्चा में क्षेत्र में आपको पढ़ने को मिल गया। ये करंट अफेयर्स के एरिया का दायरा है, इसलिए इसे पढ़ते रहिए। अब देखेंगे उद्योग क्षेत्र आते हैं, तो उद्योग क्षेत्र भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2021 के संदर्भ में अगर बात करें तो 2021 के संदर्भ की अगर बात होगी तो इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2021 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार भारत पर्यटनी सांख्यिकी एक नजर में इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स ए ग्लांस 2021 की रिपोर्ट देखेंगे। इसमें क्या है, विदेशी पर्यटक कितने आ रहे हैं, तो भारत में 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। देखेंगे जो क्या कर रहा है 74.9% वार्षिक यानी ऋणात्मक क्यों हुआ है, कोविड-19 चल रहा था। इस संदर्भ में से ह्रास के संदर्भ में क्वेश्चन आप देखेंगे। इस अवधि के दौरान 3.95 मिलियन देखेंगे अनिवासी भारतीय और देखेंगे का भारत में आगमन हुआ, जो क्या है माइनस में है, याद रखना 48 छोड़ दीजिए, जो ऋणात्मक वृद्धि, बस ये डेटा छोड़ दीजिए। आप ये देखेंगे ऋणात्मक पर्यटन है, अनिवासी भारतीयों का अभी ऋणात्मक दौर चल रहा है और कुल भारतीयों के संदर्भ में टोटल आप देखेंगे कि ये आगमन हुआ, ये वाला आंकड़ा आपको याद रखना है 2.74। इसके बाद अगर बात करेंगे 2020 के दौरान आप देखेंगे यहां भी आपको कमी दिखाई पड़ेगी क्योंकि कोविड-19 का दौर यहां भी चल रहा है। लेकिन देखेंगे 2020 के दौरान क्या 6 मिलियन विदेशी पर्यटक अनिवासी भारतीयों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों भारत में आगमन हुआ, जो क्या कर रहा है -% यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को ये भी देखेंगे दर्शा रहा है। तो ये भी देखा। अब देखेंगे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति छोड़ दीजिए ऋणात्मक है। ये भी देखेंगे कि पर्यटकों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा, आप इसे याद रख लें, यही क्वेश्चन आपसे एक बनता है यहाँ पे। और ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट में अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन के श्रेय क्या बांग्लादेश, इससे बात करें, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा
क्या है 1.59 और क्या है अनंतिम है अनुमान भी याद रखना। तो ये क्या है 1.59 है। और आप देखेंगे भारत में विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आए कहां से हैं, तो बांग्लादेश से आए थे सबसे ज्यादा, ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान से है, ठीक है। आप देखेंगे अब घरेलू पर्यटकों में हिस्सेदारी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है संदर्भ में 5 शीर्ष राज्यों के संदर्भ में 2020 के संदर्भ में देख रहे हैं। तो पहला कौन सा है तमिलनाडु है, दूसरा कौन सा है उत्तर प्रदेश है, तीसरा कर्नाटक है, चौथा आंध्र प्रदेश है, पांचवा तेलंगाना है। तो आप कम से कम उत्तर प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश के बाद तक, मतलब पहले स्थान पर कौन है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु पहले हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश, तो तमिलनाडु देखा तो पूछे जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्थान है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश का दूसरा है, इसके बाद कर्नाटक उत्तर प्रदेश का है, 3 तो आपको मिनिमम है, तो तमिलनाडु उत्तर प्रदेश कर्नाटक, ठीक, ऐसे याद रखना है। अब विदेशी पर्यटकों के आगमन के संदर्भ में शीर्ष 5 के साथ जहां विदेशी लोग आए हों सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आए हैं। यह है घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा कहां गए घूमने, तो तमिलनाडु गए, और तमिलनाडु वाले सबसे ज्यादा कहां आए घूमने, तो उत्तर प्रदेश आए। इस संदर्भ में समझेंगे। अब विदेश के संदर्भ में बात करेंगे, तो विदेश के संदर्भ में बात होगी तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। तो देखेंगे विदेशों के संदर्भ में भी देखेंगे तीसरे स्थान पे है, और घरेलू के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में इसे आपने देखा दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के संदर्भ में देखा। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में क्या कि सिरारा घोंग व हैती मिर्च और टमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग, तो आप देखेंगे कौन जीआई टैग के संदर्भ में किसी सिरारा खोंग पहला हो गया, हैथी मिर्च दूसरा हो गया, और टामेलोंग, ठीक है, संतरा। तो देखेंगे टामेलोंग संतरा, तो 3 को जीआई टैग प्राप्त हो गया। अब क्या है मणिपुर की एक विशेष मिर्च है जिसका नाम क्या दिया गया सिरारा खोंग, और क्या है हैथी, जिसे बोलते हैं हैथी, ठीक है। टामलोंग संतरा है मणिपुर का, को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे सिरारा खोंग या हैती मिर्च एक ही है। तो इस संदर्भ में मणिपुर का नाम आता है। इसकी घोषणा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वन संधन विकास केंद्र मेला 2021 के आप देखेंगे उद्घाटन के अवसर पर किया गया है, और इसे देखेंगे सिरारा खोंग गांव में दिया गया है, इसलिए सिरारा खोंग बोला गया। वैसे इसका नाम क्या है हैती मिर्च, तो हैती मिर्च या सिरारा खोंग। तो इस संदर्भ में देखा कि मणिपुर के जो है उखरुल जिले के सिरारा खोंग गांव में उगाई जाने वाली ये अपने जीवंत रंग की देखेंगे विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो रंग और स्वाद दोनों के लिए है। सिरारा खोंग या हैती मिर्च राजा मिर्च बोली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में उमा रोक बोलते हैं। मणिपुर में सर्वाधिक मांग वाली मिर्च है। राजा मिर्च अमेरिका को विश्व की सबसे तेज गर्म मिर्च के रूप में आप देखेंगे, ठीक है। राजा मिर्च जो है राजा मिर्च जो उमोरोक है को विश्व की क्या है सबसे, अमेरिका बोल गए थे शायद हम, ये उमोरोक है। तो राजा मिर्च उमोरोक जिसे बोलते हैं विश्व की सबसे तेज है, गर्म है और मिर्च है, जिसे कहते हैं हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और सिरारा खोंग मिर्ची को स्थानीय लोग भगवान का उपहार बोलते हैं। यह स्थानीय मिर्च लोगों में इतनी लोकप्रिय है कि इसे बढ़ावा देने हेतु उत्सव मनाया जाता है। इस मिर्च का समर्पित एक लोकगीत है जिसकी तुलना नागा जनजाति के एक बेशकीमती साल जिसे खुईलांग के नाम से जाना जाता है से की जाती है। तो खुईलांग आपका एक पॉइंट है, नोट कर लें, कभी यूपीएससी पूछ सकती है आपसे। सिरारा खोंग या हैती मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी होती है। आपको ओवरऑल बता दें कि सी तो इसमें पाई जाती है, वैसे मिर्च में आप देखेंगे विटामिन सी मतलब कुछ ऐसे आप देखेंगे कैसे एसिडिक वाले हैं जो खट्टे पदार्थ, लेकिन विटामिन ए की मात्रा मिर्च में काफी मात्रा में पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे।
ठीक है। तो कैल्शियम के संदर्भ में आप देखेंगे, और टामेंगलोंग संतरा जो है अपने अम्लीय स्वाद, एस्टिक टेस्ट तथा मिश्रित जो है ब्लेंडेड स्वीटनेस है, इसमें अधिकतर टामेंगलोंग जिले में पाया जाता है। टामेंग जिले मणिपुर के ऑरेंज ऑफ बाउल बोला जाता है। तो देखेंगे ऑरेंज ऑफ बाउल टामेंगलोंग। तो संतरा सिर्फ कहाँ, नागपुर नहीं, इधर भी देख सकते हैं आप इसे। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, सर्वाधिक क्षेत्र में बैंक सुधार योजना। सार्वजनिक क्षेत्र की क्या नाम है इसका, तो ये देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के संदर्भ में क्वेश्चन देखा, तो इस संदर्भ में आप इसे देखेंगे। तो देखेंगे बैंक जो है EASE 4.0 देखेंगे, वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्र में सुधार EASE 4 का चौथे संस्करण मुंबई में अनावरण छोड़ दिए। बस ये याद रखेंगे, EASE 3 जो है एक है क्या, EASE जो है 4.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। और ये भी देखेंगे EASE क्या है, ये भी बैंकिंग सुधार सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुरस्कृत किया गया है। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि बस आपको कुछ खास नहीं रखना है ध्यान, तो केंद्रीय इसमें एक रखना है कि केंद्र जो ग्राहक केंद्रीय डिजिटल परिवर्तन एजेंडे के अंगों को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, ये क्या काम करेगा, यही बताने की कोशिश है। यही बता दीजिएगा कि केंद्रीय ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तकनीकी सक्षम, सरलीकृत, सहयोगी बैंकिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप इस रूप में इसे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत विषय प्रस्तावित है, लचीली तकनीक के साथ 24 बैंकिंग है, स्मार्ट लैंडिंग है, और डायल टू ए लोन एंड क्रेडिट एंड एट क्लिक। तो देखेंगे लोन के लिए क्या करेंगे, आप फोन करेंगे, उधर से या क्या है नेट के माध्यम से आपके बैंक में क्या होगा, पैसा आ जाएगा। आंकड़े आधारित कृषि है, और देखेंगे वित्तीय तंत्र से सहयोग है। ये प्रश्न EASE 4 है, और अगर UPSC कभी पूछेगी तो ये क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछेगी, याद रखिएगा। ये तो देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस संदर्भ में देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया गया है, किसका किसमें विलय के आधार पर देख सकते हैं। हाँ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक इंडिया ने इज इंडेक्स के आधार पर क्या किया है, एक पूछा जाए इज इंडेक्स, इज इंडेक्स कौन जारी किया है, आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार इज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता। कौन कौन है 3.0 जो पुरस्कार जीते हैं, इसे 3 देखेंगे, स्टेट SBI है, BOB है, और कौन सी है UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में 3 बैंकों को इज 3.0 के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन के आधार पर क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इंडियन बैंक ने बेसलाइन के आधार पर जीता है। 3 बैंक याद रखनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, उभरते सितारे कोष। तो वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण निर्यात उन्मुख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की कंपनियों हेतु उभरते सितारे कोष को लखनऊ में क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। उभरते सितारे कोष का गठन एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा किया गया है। आप ये भी देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है ये। इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो उभरते सितारे कोष क्या है, उभरते वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कंपनियों की सहायता हेतु उभरते सितारे कोष को स्थापित किया है। तो इसे कहाँ किया है, तो उभरते सितारा कोष लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन आपसे और बनेगा, आप इसे देख लें। तो किसके लिए है, एक तो ये क्या है, निर्यात उन्मुख है, ये भी क्वेश्चन है। निर्यात उन्मुख किसके लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, ठीक है, इसे देखेंगे। और निर्यात उन्मुख है, तो आपसे पूछा जाए क्या है, तो निर्यात उन्मुख है किसके लिए, सूक्ष्म लघु उद्यम की कंपनियों की सहायता हेतु क्या किया, उभरते सितारे कोष लखनऊ। क्वेश्चन खत्म। कौन करेगा गठन, एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है, 2 हुआ, एक्जिम बैंक और सिडबी। उभरते सितारे कोष का एक वैकल्पिक निवेश कोष है ये।
और इस कोष का आकार क्या है, 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए को ग्रीन शू विकल्प शामिल है। अब ग्रीन शू क्या है, ये अलग कॉन्सेप्ट है एक, तो इसमें शामिल है। तो आप देखेंगे कौन सा एक, इसी में ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है। एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक ने क्या किया है, एक पाइपलाइन विकसित की है, जो विभिन्न क्षेत्रों को 100 से अधिक कंपनियां शामिल की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित उन कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो वर्तमान भले ही खराब प्रदर्शन में रही हो, लेकिन भविष्य में उनका अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता हो। तो इस संदर्भ में क्या है, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बनकर आया है, जिसका नाम दिया गया है कांडला। तो देखेंगे देश का पहला, वैसे तो क्या है, कांडला को और भी कुछ पहला नाम दिया गया है। तो देखेंगे कांडला के संदर्भ में देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या है, 2021 कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। तो देखेंगे यही बोला गया क्या, पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसे दिया गया इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के रूप में प्लेटिंग रेटिंग। देखेंगे प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। और कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मौजूदा शहरों के लिए क्या है, IGB ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला देश का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। जिसे बोलता है देश का पहला अनन्य आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में आप क्या देखते हैं, कांडला को ही जानते हैं। देखेंगे इस आर्थिक क्षेत्र को CII द्वारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग के संदर्भ में देख सकते हैं दिया गया है। अब ये भी देखेंगे इस संदर्भ में क्या है कि काउंसिल द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग नीतिगत पहले हरित बुनियादी ढांचे के कायाकल्प हेतु IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। तो इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या इसे प्रदान किया गया है। ग्रीन मास्टर प्लानिंग नीतिगत पहलों हरित बुनियादी ढांचे क्रियान्वयन हेतु IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की है। कांडला देखें, कांडला जो है SEZ के लिए यह रेटिंग इसलिए भी उल्लेखनीय है क्या है, क्योंकि हरित क्षेत्र की ऐसी जगह भूज क्षेत्र पर विकसित किया गया है जहां जल संरक्षण और वनीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, एक भुज एरिया जहां क्या था, भूकंप आया था जिसे बोलते होंगे, उस एरिया को जानते होंगे। वहां क्या किया गया, एक रेगिस्तान का क्षेत्र है जहां क्या किया, हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। जन संरक्षण कार्यक्रम है, वनीकरण महत्वपूर्ण कदम है। कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात जोन है। और ये क्वेश्चन UPPCS वाले ने नहीं तो कम से कम नहीं, अब तक 10 बार तो पूछा ही होगा कम से कम, अगर ओवरऑल देखेंगे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के संदर्भ में देखेंगे तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ये किया गया है। और स्टार्टअप देखेंगे पारिस्थितिकी क्या है, इकोसिस्टम इंडेक्स है, सेम जारी 21 है। स्टार्टअप ब्लिंक 2017 से रिपोर्ट जारी कर रहा, छोड़ दीजिए 100 देशों के 100,000 शहर हैं। और सूचकांक के लिए स्कोर की गणना के 3 आयाम है। आयाम देख लेते हैं क्या है भाई। आयाम है मात्रा के संदर्भ में, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी कौन से है, मात्रा है तथा व्यवसायिक वातावरण है के आधार पर आप देखेंगे। इस गणना 3 मापदंड, गुणवत्ता है, व्यवसायिक वातावरण के आधार पर देखेंगे। हाँ, गुणवत्ता हो गई तो क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है, और व्यवसायिक वातावरण, 3 आधार हो गए। बहुत सिंपल सा है। देखेंगे 10 शहरों में अमेरिका का कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को तो शीर्ष पर है, जबकि एकमात्र शहर बेंगलोर भारत का इसमें स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे याद रखेंगे। तो बेंगलोर 10वें स्थान पे है, सैन फ्रांसिस्को पहले पे है। अब देखेंगे विश्व स्टार्टअप की सूचकांक, क्योंकि स्टार्टअप चर्चा का विषय है। स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई है, इस संदर्भ में भी आप इसे देख लें। तो स्टार्टअप की सूचकांक 2021, 5 शहर, वैश्विक रैंकिंग, देश, और ये तो पहला अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, दूसरा यूके, यही है। देखिए यूके न्यूयॉर्क USA के संदर्भ में, इजराइल बीजिंग चीन के संदर्भ में, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं दोबारा, वैश्विक रैंकिंग देश है ये, और ये शहर हैं, दोनों एक ही साथ दे दिए हैं, ऊपर देखा नहीं मैंने। तो इसे याद रखेंगे सीरियल के क्रम में। तो अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी, आप इसे पहले नंबर याद रखेंगे, दूसरा याद रखें, बाकी छोड़ दीजिए। अब आ जाइए सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बीजिंग और लॉस एंजलिस और लंदन। तो आप देखेंगे
तभी कहे अमेरिका यूके, तो इस संदर्भ में समझ नहीं आ रहा था, मुझे देखा तो मुझे अंदाजा लगा। तो आप देखेंगे वैश्विक रैंकिंग अमेरिका, यूके, इजराइल 3 याद रखेंगे इस संदर्भ में। और इधर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बीजिंग 3 याद रखेंगे। इस लॉस एंजलिस, लंदन, बेंगलोर एकमात्र 10वें नंबर पे है, याद रखिएगा। और वही पूछे जाने वाला है। भारत ने वर्ष 2020 में अपनी रैंकिंग 3 पायदानों का सुधार 20वीं रैंक हासिल की है। ओवरऑल में 20वीं रैंक है, आप देखेंगे, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। ओवरऑल 20वीं रैंक है, ये भी याद रखेंगे। 43 विश्व के 100,000 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 43 शहर शामिल हैं। और देखेंगे 3 शहरों में बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई 3 स्थान याद रखना। 3 शहर आए हैं, तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई 10वां, 14वां और 16वां। तो आप इसे देखेंगे। कच्चे इस्पात का उत्पादन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर समग्र आप देखेंगे एक रिपोर्ट जारी की है इन्होंने। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का है ये, अद्यतन आंकड़े हैं। उत्पादन में देखेंगे कौन है? चीन शीर्ष पर बना हुआ है। तत्पश्चात भारत और एवं जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे। तो भारत यहाँ कौन से? दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है। आपको यही याद रखना है, पहला कौन सा, बाकी आप छोड़ दें। आगे बात करेंगे इस संदर्भ में WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा आंकड़ों में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में आप देखेंगे, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यही याद रखना है। चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस सारे आंकड़े दिए गए हैं। आपको चीन, भारत, जापान के संदर्भ में याद रखना है। अब इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में अगर बात करें तो आप देखेंगे कौन जारी करता है। सबसे पहले तो रिपोर्ट जारी पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। और ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ भी चुका है, पूछा जा सकता है। यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी किया जाता है। और देखेंगे भारत प्रति व्यक्ति क्या कर रहा है? बहुत कम CO2 उत्सर्जन करता है, बावजूद समग्र रूप से वैश्विक तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है। ऐसा जो IEA की रिपोर्ट है उसके में एक लाइन तो ये कह दी गई कि भारत क्या कर रहा है? भारत प्रति व्यक्ति जो है बहुत कम CO2 उत्सर्जन करता है, इसके बावजूद भी समग्र रूप से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक अगर भारत, USA, चीन और क्या है यूरोपीय यूनियन के बाद क्या है? USA पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, यूरोपीय यूनियन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा आप देखेंगे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बाजार बन गया है। इस संदर्भ में आप इसे देखेंगे, एक नया आंकड़ा आपके सामने निकल के आया है। आप देखेंगे यहां तक क्या था? तीसरा था, यहाँ है। इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि इसका पीछे की वजह ये है। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि समग्र रूप से क्या है? वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्या है? उत्सर्जक है CO2 का। और इसकी वजह का कारण बताया जा रहा क्या? कि भारत जो है USA, चीन और यूरोपीय यूनियन के बाद चौथा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बाजार बन गया है। और वर्तमान में भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता भी है, याद रखना। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में ये वजह बताई जा रही है। कहेंगे अधिक ऊर्जा का उपभोग करने वालों में चीन, अमेरिका एवं यूरोपीय यूनियन भी शामिल हैं। आप इसे देखेंगे वर्ष 2030 तक भारत यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ते हुए आप देखेंगे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बनने की संभावना है। और इस संदर्भ में बात करेंगे तो देखेंगे इस संदर्भ में कि भारत प्रतिवर्ष 2050 मिलियन टन शोधन क्षमता के साथ विश्व में क्या है? चौथे स्थान पर है। तो देखेंगे उपभोक्ता के संदर्भ में आपको कई क्वेश्चन बने। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कौन सा ऊर्जा उपभोग करने वालों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन ऊर्जा उपभोग करता है? तो चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा यूरोपीय यूनियन शामिल है। वर्तमान में चौथा सबसे बड़े जो है ऊर्जा उपभोग के संदर्भ में भारत चौथा है। और देखें 30 तक बोला गया भारत जो है यूरोपियन को पीछे छोड़ेगा और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ये आंकड़ा भी याद रखना है। और 2050 प्रति वर्ष भारत क्या कर रहा है? 250 मिलियन टन शोधन क्षमता रिफाइनिंग कैपेसिटी के स्थान विश्व क्या है? चौथे स्थान पर है। तो आप देखेंगे
टन जो है शोधन क्षमता के संदर्भ में चौथे पे है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध तेल आयातक हो गया है। तो देखेंगे क्या है, तेल का शुद्ध जो नेट ऑयल जो है इंपोर्टर के रूप में आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा तेल शुद्ध आयातक है। इस संदर्भ में अगर आगे चर्चा करें तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021, तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 क्या कह रही है, इस संदर्भ पे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि फरवरी 2021 में दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का 8वां संस्करण, ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट आप देखेंगे कोविड के बाद देश में क्या है, कौशल की मांग हेतु केंद्रित है। तो कोविड के बाद देश में कौशल के लिए जो मांग एवं पूर्ति पर केंद्रित की गई है। स्किल इंडिया रिपोर्ट के 2 पृथक गतिविधियां हैं, देखेंगे ह्यू बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, देखेंगे क्या है, ह्यू बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के रूप में, दूसरा है इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे। तो उस संदर्भ में आप 2 सम्मेलन और देखेंगे समग्र नियोजनीयता ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद वर्ष 2020 के संदर्भ में देखेंगे 42 के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 46.21% से कम होकर 21-22 की रिपोर्ट के आधार पर ये पहुंच गया है। अब आगे बात करेंगे इस संदर्भ में तो ये देखेंगे इस संदर्भ में क्या है, जबकि नियोजित के संदर्भ में, उच्च नियोजित के संदर्भ में ये देखेंगे, हाँ नियोजिता के संदर्भ में उच्चतम में देख लीजिए कि शेष स्थानों पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान है और यही एक आंकड़ा पूरे ओवरऑल में आप देख लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। देखेंगे उच्चतम के संदर्भ में शीर्ष 5 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये 3 याद रखें, बाकी छोड़ दें। और उच्चतम नियोजनीयता वाले राष्ट्र ये है उच्चतम नियोजनीयता वाले, हाँ हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले में आप देखेंगे उच्चतम नियोजनीयता वाले में 5 शीर्ष शहरों के संदर्भ में, तो ये राज्य याद रखें। शहरों के संदर्भ में देखेंगे कोई उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं है, तो हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे याद रखेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बाकी नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ के संदर्भ में दिया गया है, इसमें 6ठे स्थान पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ ये क्वेश्चन आपसे दिया भी हुआ है। इस संदर्भ में यहाँ देखोगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 3, फिर हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे शहर के संदर्भ में, लखनऊ 6ठे स्थान पर। महिलाओं की नियोजिता में आप देखेंगे कितनी है 41.2, पुरुषों में 38.1। तो यहाँ याद रखना, आपको लगे क्या पुरुष ज्यादा नियोजित है, लेकिन रिपोर्ट में महिलाओं की नियोजिता पे आप देखेंगे 41.25, पुरुषों में 38.91। इसका फिर ऑक्टेन, ऑक्टेन एक क्या है, ऑक्टेन पे देखेंगे, ऑक्टेन जिसका नाम दिया गया है क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो इस ऑयल से जुड़ा हुआ है ऑक्टेन, याद रखना साइंस में, इसी को रखा गया है ऑक्टेन 100 प्रीमियम। देखेंगे तो क्या किया गया, देश ने विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को लॉन्च किया है। देखेंगे ऑक्टेन 100 जो क्या है XP 100 ब्रांड नाम से तहत लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जाएगा XP 100 क्या है, तो ये XP जो है कोई मोबाइल का नाम, मोबाइल या लैपटॉप का नाम नहीं है, याद रखना ये क्या है ऑक्टेन 100 के रूप में देखेंगे प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जो ऑक्टेन 10 का नाम है, इसे ब्रांड नेम दिया गया है इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को, याद रखना। और इसको पूछा जाए ऑक्टेन 100 नाम दिया गया है और ऑक्टेन 100 को XP 100 ब्रांड से नाम से लॉन्च किया गया है। प्रथम चरण में XP 100 पेट्रोलियम 10 शहरों के IOC आउटलेट पर उपलब्ध होगा। शहर हैं दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, चंडीगढ़, जयपुर, लुधियाना, पुणे और अहमदाबाद। तो एकमात्र शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, आगरा इसमें और नोएडा, 2 शहर जुड़े हुए हैं, याद रखना। नोएडा और आगरा में ये अभी अवेलेबल होगा, बाकी 10 शहरों में लॉन्च है। XP 100 के संदर्भ में देखेंगे, पेट्रोल के उत्पादन के संदर्भ में डिगबोई असम के संदर्भ में देख सकते हैं। इस संदर्भ में बात होगी तो डिगबोई के संदर्भ में अगर बात करें
तो डिगबोई क्या होगा, डिगबोई असम, मथुरा उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार के संदर्भ में इसे लॉन्च किया गया है। XP100 कहाँ, डिगबोई, ये सभी रिफाइनरी हैं उत्तर प्रदेश, बरौनी, ये सभी रिफाइनरी सेंटर हैं इस संदर्भ में देखेंगे। और देश के पहले ऑक्टेन 100 पेट्रोल प्रौद्योगिकी के विकास हेतु इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा XP100 लॉन्च करने के साथ ही जर्मनी एवं अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां उच्च समावेशिता पेट्रोल उपलब्ध है। इस संदर्भ में देखा, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 चर्चा में रही है। कहां हुई है ये बैठक, तो ये भी ध्यान रखना। और क्या क्या प्रावधान है इसमें, 2020 है, आप देखेंगे ये क्या है, यानी संपूर्ण राज्य में प्रभावी है। इसके बाद भी कहा गया है कि यह बुंदेलखंड पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। कौन सा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया और पूर्वांचल क्षेत्र में इसमें निवेश के विशेष प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग वैश्विक पर तीव्र गति से उभरता क्षेत्र है। इसमें 2020 तक क्या है, आप देखेंगे इसका 2020 तक जो आकार है वो क्या है, व्यापार आकार जो देखेंगे 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में है। याद रखना ये क्वेश्चन ट्रिलियन में आपसे पूछा जाएगा। 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में है और 2020 के संदर्भ में भारतीय उद्योग के देखेंगे आकार क्या है, 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। तो 2020 का भारत का बाजार देखेंगे इस संदर्भ में देखा। अब बात करेंगे इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 की आशातीत सफलता प्राप्त हुई और इसके बाद बल दिया। इसके बाद कहा पुरानी नीति केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस के लिए थी, जो कौन सी थी, 2017 की थी। ये भारत उत्तर प्रदेश के कुल खास एरियाज को डिनोट कर रही थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक 2020 की पॉलिसी संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे लागू होगी और खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन को विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। आगे बात करेंगे इस नीति के निर्धारित लक्ष्य क्या क्या होंगे। 4000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है इसमें। और ये भी देखेंगे, और प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक गुणवत्ता के संदर्भ में अगर बात होगी तो गुच्छ की स्थापना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ हो गई, 3 उत्कृष्टता केंद्र होंगे, घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण पार्क की स्थापना, प्रदेश में 4 लाख रोजगार अवसर, फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर्स का निर्माण। तो आप देखेंगे ये सभी इस नीति के प्रमुख बिंदु हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब उत्तर प्रदेश में पूछा जाए इसमें से कौन कौन सी नीतियां हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो कहना सभी सही है। अगर उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा जाए कौन सा सही है, और अगर ना पता हो तो सभी मार के चले आना। अगर आपको लगे कि कौन सा इसमें कौन सा सही नहीं पूछा गया है तो आपको कोई ना कोई एक लेना है, नहीं लेना है तो छोड़ के चले आना। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सही करके आओ। तो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ होगी, 3 उत्कृष्टता केंद्र होंगे और प्रदेश में घरेलू विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण एक पार्क होगा। प्रदेश में 4 लाख रोजगार इससे मिलेंगे और यही आपसे पूछा जाएगा इसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला जाएगा। तो देखेंगे 4 लाख रोजगार सृजित हैं। फैब इकाइयां इसके माध्यम से क्या है, सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेंगी। इस संदर्भ में देखा। अब देखेंगे इस संदर्भ में क्या, नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छ कौन कौन से होंगे। इसके तहत खास एरिया डिनोट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ 3 एरिया हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण देखेंगे, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। हाँ, ये पहला है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गौतम बुद्ध नगर की स्थापना देखेंगे। एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी जो इस पे बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का गुच्छ निर्माण किया जाएगा। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण किया जाएगा। तो 3 एरिया पूछा जाएगा कि रक्षा निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण किस एरिया को करेगा, तो बुंदेलखंड को करेगा। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण होंगे देखेंगे। और क्या होगा, यमुना एक्सप्रेस पे क्या करेगी,
औद्योगिक विकास पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी। अब पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक सिटी हवाई अड्डे के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी इस नीति के तहत, तो वो नाम होगा गौतम बुद्ध नगर। 3 आपको एक अलग से क्वेश्चन है इसके अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। अब हम बात करेंगे एक और चीज कि यह नीति क्या कर रही है, कोविड-19 को ध्यान में रखकर बनाई है क्या। तो देखोगे आप लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो क्या करेंगे, आपको इस क्षेत्र में ध्यान रखते हुए किए गए हैं। तो उत्कृष्टता केंद्र की कुल परियोजना की लागत देखेंगे 25% राज्य सरकार द्वारा, शेष 75% भारत सरकार एवं संबंधित उद्योगों द्वारा संबंधित की जाएगी। अब होगा वैदेशिक क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में आप चर्चा देखेंगे। तो भारत का पहला यूरो ग्रीन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इस संदर्भ में सितंबर 2021 को देखा है, तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है। क्या नाम है, एक तो गैर बैंकिंग है, याद रखना, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय निगम कौन सी है, एनबीएफसी नाम है इसका, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोनों पूछा जाएगा इसमें कौन बैंकिंग संस्थान के रूप में है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है पीएफसी लिमिटेड गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है। देखेंगे 300 मिलियन यूरो का, देखेंगे 707 वर्षीय यूरो बॉन्ड एक जारी किया है। तो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ये 7 वर्षीय है। कौन जारी कर रहा है, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल वर्ग का ब्रांड है, ये भी आपसे बनता है। इसके अलावा क्या करेगा, ये किसी भारतीय एनएफबी की बात हो रही है, दिया गया ये पहला यूरो ब्रांड है। 2017 के बाद से भारत से किया गया ये पहला यूरो ब्रांड है। अब क्या करेगा, इसके साथ देखेंगे अगर कोई अन्य पॉइंट है तो इसमें भी देखेंगे। हाँ, पूरे एशिया तथा यूरोप के संस्थागत निवेशकों की मंजूरी की बात की गई है। इसमें 2.65 गुना ओवर सब्सक्राइब की बात है। छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। मतलब आप समझ लो पेपर मिले तो सबसे पहले पूछना कि ये क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा। अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ये क्वेश्चन जब आप पेपर खोलेंगे ना तो ऐसे से पलटना कि ये पेपर में क्वेश्चन कहाँ है, यूपीपीसीएस में वही मिल जाएगा आपको, देख लेना। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का यह दूसरा नगर निगम है जिसके तहत जारी ब्रांड क्या है, बॉम्बे स्टॉक में सूचीबद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के बाद देख, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का नगर निगम है। तो इसके पहले भी एक निगम रहा है, उसका नाम है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम है जिसके द्वारा ये जारी ब्रांड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। आप ये भी देखेंगे देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। तो इस तरीके के देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे बिटकॉइंस को कानूनी मान्यता के संदर्भ में। तो 2021 के संदर्भ में है, आप देखेंगे अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर, ठीक। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला राज्य है। बिटकॉइन मुद्रा पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या होती है, तो कह रहे ना कि आभासी मुद्रा है, बस आभास होता है कि मुद्रा है, कभी हाथ में नहीं पकड़ के देखी। जो मुद्रा हाथ में ना पकड़ी है वही समझ लेना ना। तो आभासी मुद्रा क्या होगा, बिटकॉइन के संदर्भ में समझाने के क्रम में, बाकी इसकी थ्योरी परिभाषा अलग है, ध्यान रखिएगा। बिटकॉइंस को मान्यता, तो अल सल्वाडोर देखेंगे बिटकॉइन वैध मुद्रा के रूप में अपनाए जाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और जून 2021 में देश की संसद ने इस संबंध में एक कानून पारित किया है। आप देखेंगे अल सल्वाडोर जो क्या है, विदेशों से श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन को निर्भर है, ठीक है, विदेशों से धन भेजा उस पर निर्भर है, जिसके चलते बिटकॉइंस को अपनाने की प्रक्रिया तीव्र और सुगम हो गई है। बिटकॉइन को अपनाने में अल सल्वाडोर में वित्तीय समावेशन, तो ये पूछा जाए कि बिटकॉइंस वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करता है, तो कह देना हाँ करता है, बस। तो ऐसा बोले तो बोल दीजिएगा।
बिटकॉइन एक प्रकार की क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, यहां लिखा भी है आभासी मुद्रा है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइंस को डिजिटल वॉलेट के रूप में जाना जाता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से अभिगम एक्सेस बनाया गया है इसे। अल सल्वाडोर में वॉलेट को क्या कहा जाता है, चीवो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कूल। घटना चक्र है, आपको एक एक चीज बताएगी, ठीक है। तो देखेंगे चीवो, कूल, तो आप कहना क्या है, ऐसा एक वॉलेट है जो अल सल्वाडोर का है, जो क्या है, बिटकॉइंस को वैधानिक मुद्रा के रूप में ये सब ऐप के माध्यम से चालू होगी। आप देखेंगे एरेथ्रियम, रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के अन्य उदाहरण है। अच्छा, बिटकॉइंस के साथ साथ आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी और भी उदाहरण दिए गए। एक नाम दिया गया एथेरियम, दूसरा नाम दिया गया है रिपल, आदि को क्रिप्टो करेंसी के अन्य उदाहरण है। तो याद रखना, ये नाम आपसे पहली बार आप देखेंगे तो दिखाई पड़ रहे हैं इस क्रम में। भारत की विदेशी ऋण मार्चांत 2021 के विदेशी ऋण के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो देखेंगे इस संदर्भ में। हाँ, तो विदेशी ऋण के संदर्भ में आरबीआई द्वारा विदेशी ऋण देखेंगे, एक आंकड़ा जारी किया गया है। देखेंगे क्या होगा, भारत का विदेशी ऋण 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इतने में है। जीडीपी के बढ़ाए आंकड़न के संदर्भ में देखेंगे तो इस संदर्भ में इस आंकड़े को देख सकते हैं। तो जीडीपी के संदर्भ में देखा। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में जीडीपी का बढ़ाए ऋण से अनुपात आप देखेंगे, और ये देखें भारत के बढ़ाए ऋण में आप देखेंगे वाणिज्यिक उधार जो है कितना है। तो विदेशी ऋण, अगर भारत के विदेशी ऋण में आप देखेंगे जो, तो याद रखना 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। पहला ऋण भारत का विदेशी ऋण है, ठीक है, जिसमें क्या है 2000 जो है वृद्धि की तुलना को दर्शाता है, याद रखेंगे, बाकी आप छोड़ेंगे। अब जीडीपी के संदर्भ में देखेंगे तो जीडीपी का बढ़ाए ऋण को अनुपात देखेंगे 2021 के संदर्भ में, तो 21 के संदर्भ में देखेंगे क्या 31.1 है ये, ठीक है। 2021 के संदर्भ में क्या है जीडीपी के संदर्भ में, और 2020 के संदर्भ में 20.6 है। भारत के बढ़ाए ऋण के संदर्भ में देखेंगे तो वाणिज्यिक उधार कितना है, देखेंगे भारत का जो बढ़ाए ऋण है वाणिज्यिक उधार जो 37.4 है, बाकी छोड़ दीजिए। आप जीडीपी का ये हम आपको ओवरऑल बताते हैं। इसके पश्चात भारतीय आप देखेंगे, भारतीय ऋण में आप देखेंगे वाणिज्यिक उधार इतना है जो विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। और इसके बाद भारतीय अनवासियों की यहाँ जमाएं भी हैं जो कितनी हैं 24.9 है। अल्पावधिक व्यापार ऋण देखेंगे हिस्सेदारी, और भारतीय अनवासियों की जमाओं में वृद्धि करने हेतु अप्रवासी भारतीय दिवस का एक हिस्सा भी है, यह ध्यान रखना। भारत के वित्तीय समावेशन में, भारत के विकास में अनिवासी भारतीयों के योगदान के संदर्भ में अगर देखोगे, इस प्रक्रिया को अपनाने का पीछे यही वजह है कि भारत रूट को ओर लौटो और अपने देश के जानो, अपने देश को फिर से जानो। उस संदर्भ में भारत के विकास इससे जुड़ा हुआ है। अब मार्च 2021 में दीर्घावधि ऋण देखेंगे तो आप इसे, हाँ, अब दीर्घावधि ऋण, अल्पावधि ऋण क्या होते हैं तो आप देखेंगे, ठीक है, या कुल बढ़ाए ऋण में आप इसे छोड़ दें। मार्च के लिए 21 में भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी देखें अमेरिकी डॉलर में दिए गए हैं। तो एक पॉइंट यही याद रख लें आप इसमें, और कुछ नहीं। मार्च 2021 में भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक आप देखेंगे ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं। तो इसमें 21 में 52.1 अमेरिकी डॉलर में सबसे ज्यादा है, पहला है। बाकी आप ये हिस्सा याद रखेंगे क्या है, तो पहला है कितना 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। इस संदर्भ में वृद्धि है। और घटक के रूप में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सी है, वाणिज्यिक उधार है, फिर अनिवासी भारतीयों की जमाएं हैं, फिर अल्प अवधि के व्यापार ऋण हैं। 3 घटकों के रूप में सीरियल क्रम में आपको याद रखनी है, बाकी आप इसे छोड़ दें। तो इस संदर्भ में देखें, अब इसमें एक आंकड़ा अगर कोई और बनता है तो वो आंकड़ा के संदर्भ में आप देखेंगे, छोड़िए, तीसरा वैश्विक री इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जो है इन्वेस्ट देखेंगे 2020। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में क्या है 97,
यहाँ ये कंप्लीट नहीं दिया गया है, ठीक है। जो तीसरा वैश्विक री इन्वेस्टमेंट बेस्ट है 2020, ये एक देखेंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसके तीसरा वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश बैठक की प्रदर्शनी है। आप देखेंगे नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका विषय याद रखिएगा, बस विषय क्या है, सतत ऊर्जा के लिए, सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नमो निवेश। तो ये इसका मुख्य विषय के संदर्भ में अगर बात करें, इसके विषय के संदर्भ में, इसका विषय क्या है, सतत ऊर्जा के लिए क्या है, सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए। देखेंगे क्या नाम है, परिवर्तन के लिए नवो निवेश, ठीक। ये इसका थीम कहेंगे, विषय है 2021 के संदर्भ में याद रखेंगे जो ये बैठक हुई थी, और इसे री इन्वेस्टमेंट नवीनीकरण ऊर्जा की तैनाती पता लगाने के लिए किया जाता है। बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं, बस इसका विषय याद रखेंगे, सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोनिवेश, तीसरा वैश्विक देखेंगे तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। अब एक नाम आएगा SDG निवेशक मानचित्र, जो इसमें नहीं दिया गया है। आप देखेंगे SDG हाँ, SDG निवेशक मानचित्र, ये एक नया टॉपिक है, इसमें जुड़ा नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, ये इन्वेस्ट इंडिया और UNDP द्वारा संयुक्त रूप से क्या है, भारत के लिए पहला सतत, जिसे बोलते हैं टिकाऊ विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र, ये कौन जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम UNDP और भारत द्वारा ये मिलकर जारी किया गया है। आप देखेंगे इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में बात की गई है 6 महत्वपूर्ण SDG इसमें शामिल किए गए हैं, और ये 18 क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगे। SDG में से 6 क्षेत्र डिनोट किए गए हैं, जो 18 संकेतकों को जो है प्रभावित या उनको डिनोट करते हैं, चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में देखेंगे, और भारत के संदर्भ में बात करेंगे। निवेश 6 जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा है आप देखेंगे स्वास्थ्य निवेश, प्राथमिक क्षेत्र में अभी चल रहा है शिक्षा स्वास्थ्य, तीसरा होगा खाद्य एवं पेय, ठीक है, चौथा होगा नवीकरण संसाधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा, और पांचवा होगा वित्तीय एवं सतत पर्यावरण। तो वित्तीय एवं सतत पर्यावरण के संदर्भ में देखा, फिर कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। तो ये आपने 6 एरिया याद रखना है कि 6 जो भारत और संयुक्त राष्ट्र UNDP द्वारा संयुक्त रूप से पहल जारी किया गया है, ये SDG, इसमें 6 SDG को भारत के संदर्भ में डिनोट किया गया है, जिसमें क्या किया, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा, खाद्य एवं पेय पे ध्यान दिया जाएगा, नवीनीकरण संसाधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा के संदर्भ में बात की जाएगी, वित्तीय एवं सतत पर्यावरण पर बात की जाएगी, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। इस संदर्भ में 6 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इसके बाद होगा, फिर बात करेंगे मानचित्र के माध्यम से समझने में आसानी होगी। इसे बेहतर तरीके से भारत में इसे लिया गया मानचित्र इसलिए क्योंकि बेहतर तरीके से समझने में आसानी है गए। SDG वित्त पोषण अंतराल कम किया जा सके, इसका आधार ये है कि जो SDG वित्त पोषण अंतराल है इसको कम किया जाए, और मानचित्र में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र को डिनोट किया गया है। उत्पादकता बढ़ाना,
तकनीकी अपनाना और समावेश बढ़ाना। उत्पादकता बढ़ाओगे तो तकनीकी अपनाओगे, तकनीकी अपनाओगे तो क्या होगा, समावेश अपने आप बढ़ेगा। मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपने तकनीकी मंगाई और तकनीकी मंगाई तो तकनीकी से क्या होगी, आप क्या करेंगे, समावेश हो जाएगा। तो समावेश 3 याद रखना बस, और ताकि निवेशकों को आकर्षित किया। इसका कारण क्या है कि इस एरिया में निवेशक को आकर्षित किया जा सके। अब अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक घटनाक्रम की, आर्थिक घटनाक्रम की बात होगी तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर बात करें तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे आर्थिक घटनाक्रम में कौन सी है, वेल्थ हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021। एक देखेंगे धनी व्यक्तियों की हारून इंडिया ने जो है एक लिस्ट जारी की है। इसमें हारून इंडिया तथा IIFL मतलब इसमें दिया है भारतीय अमीरों की सूची जारी की है। इस सूची में आप देखेंगे, ठीक है, 1007 व्यक्तियों को स्थान मिला है, जिसमें 170 हैं। इसको मेन याद रखना। इसमें कौन है हारून में, पहला नाम आता है मुकेश अंबानी का, दूसरा नाम आएगा अंडानी कौन का, अडानी एंड परिवार का, तीसरा शिव नारायण परिवार का, और SCP हिंदुजा परिवार और LN मित्तल एंड देखेंगे परिवार। तो मुकेश अंबानी परिवार रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गौतम अडानी परिवार देखेंगे अडानी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, शिव नारायण देखेंगे SCL का नाम सुना होगा, और LN मित्तल आर्सेलर मित्तल का नाम आपने सुना होगा। ये 4। अब ओकेड आर्थिक परिदृश्य, ओकेड के संदर्भ में देखेंगे, ओकेड इकोनॉमिक आउटलुक इंटर्न रिपोर्ट है 2021 प्रकाशित की गई है। इसमें देखेंगे कि आर्थिक परिदृश्य के रूप में अगर बात करें तो इस संदर्भ में अगर बात करें, भारत में अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 2000 आप देखेंगे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में क्या है, क्रमशः आप देखेंगे कौन सी 5 पॉइंट देखेंगे 21 और 22 के संदर्भ में है, तो 21 में कह रहे हैं 5.7 रहेगी, और जो है 22 में कितनी रहेगी 4.5। वैश्विक अर्थव्यवस्था में GDP के संदर्भ में देखी गई है, तो विश्व के संदर्भ में आप देखोगे इस बार ओकेड ने कहा है कि 5.7 और 2022 में 4.5, और इसमें भी देखा जाएगा तो कहा गया है क्या, इसमें सबसे ज्यादा अन्य देशों के नाम दिए गए हैं। जैसे एक ग्रुप का नाम आता है G20, तो G20 के संदर्भ में बोला गया कि 21 में 6.1 रहेगा, 22 में 4.8 रहेगी। वैसे ही भारत के संदर्भ में अगर इसने रिपोर्ट में बात की गई है, अगर विश्व के संदर्भ में, अगर अमेरिका के संदर्भ में बात करेंगे तो अमेरिका संदर्भ में इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, वो वैश्विक देशों के संदर्भ में बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर है और 21 के संदर्भ में 6% है, 22 के संदर्भ में 3.9% के रूप में। वहीं भारत के संदर्भ में इन्होंने अभी आकलन किया है कि 20 में आप देखोगे कहा गया क्या कि आकलित 20 के संदर्भ में का 21 के संदर्भ में बोला गया क्या, 20 में तो माइनस में दिखा रहा, 20 से चलते हैं 21 का पेपर दे रहे, तो 20 के संदर्भ में देखेंगे जो 9.7 के संदर्भ में है, और देखेंगे और क्या होगा, अभी 21 में कहा कि 9.7 और 22 में ये 7.9 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसे आंकड़ा पलट दीजिएगा, ठीक है, जो 21 का है वो 22 में पलट जाएगा, बस बाकी सब सेम है। बाकी आप छोड़ दें। इज आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक, क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो विश्व बैंक समूह द्वारा एक निर्णय के वैश्विक स्तर पर क्या है, व्यापार निवेश के माहौल से संबंधित क्या किया गया है, इज आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब क्या है, प्रकाशित नहीं की जाएगी। ऐसी आप देखेंगे तो क्या होगा, ये विभिन्न देशों में व्यापार निवेश के माहौल को आकलन करने हेतु नए दृष्टिकोण पर काम करेगा। अब नया दृष्टिकोण विजन अपनाया है, इस रिपोर्ट को इसने बंद कर दिया है। कौन जारी करता था, विश्व बैंक द्वारा। तो इज आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद हो चुकी है, इस साल से विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती थी। नया दृष्टिकोण क्या होगा, तो विश्व बैंक रिपोर्ट ना जारी करने का निर्णय क्या है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में नैतिकता से जो जुड़े मामले को उठाने के बाद ऐसा लिया गया है। अब बोला गया है ये कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018-20 के आंकड़ों को अनियमितताओं की जानकारी 2020 में पता चली थी, इसके चलते ये बंद हो गई। अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में देखेंगे, भारत का स्थान 63
3 था। तो ध्यान रखें ये रिपोर्ट अब बंद हो चुकी है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि 14 सितंबर 2021 को वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जो 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2001 एनुअल रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? वैंकूवर से कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में देश के रैंकिंग की निर्धारित 5 क्षेत्रों को निर्धारित किया जाता है। 5 क्षेत्रों में देखेंगे सरकार के आकार की बात की जाती है, साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी राइट, विधिक ढांचा संपत्ति का अधिकार, और एक्सेस टू साउंड मनी स्थायी मुद्रा तक पहुंच है। और कहते हैं फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता। और कहा गया है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, लेबर एंड बिजनेस, साख, श्रम और व्यवसाय पर नियमन। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी 165 देशों की सूची में कहा गया है हांगकांग प्रथम स्थान पर है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में हांगकांग पहले पे है और सिंगापुर द्वितीय स्थान पे है। और वहीं भारत का स्थान जो क्या आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 108वें नंबर पर है। इस संदर्भ में देखा जो देखेंगे क्या है, जबकि रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान वेनेजुला का है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021। सभी रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं। पहला नाम आएगा मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक जो है इसको जारी करती है। तो एशियाई विकास बैंक का हेड ऑफिस मनीला है, याद रखना। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 इसके द्वारा जारी किया जाता है। और क्या है इस रिपोर्ट की थीम? ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर इन एशिया, ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर इन एशिया के आधार पर इसने अपनी ये थीम बनाई और इस थीम के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जो क्या कह रहा है विकासशील एशिया के जीडीपी वृद्धि पर क्या करते हैं। इसने ये कहा है कि जो विकासशील एशिया है इस पे इसकी जीडीपी पर में जो है 2021 में 7.1% का अनुमान है, छोड़ दीजिए। इसका रिपोर्ट देखना है कौन जारी करता है। चीन को बोला गया, चीन सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में 8.1 की बात की गई है, 2022 में 5.5 के अनुमान में है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में बात की गई है 8.8, छोड़ दीजिए, एक बार नजर डाल लें। बाकी इसमें कुछ ऐसा भारत के संदर्भ में अगर है तो वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई अभी खास बात नहीं की गई है। आप देखेंगे बस कौन जारी करता है देख लेंगे। अब एक आंकड़ा आता है विश्व आर्थिक आउटलुक, क्या नाम है? अद्यतन 2021। तो आउटलुक मतलब है, अभी देखेंगे आउटलुक कौन जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में अद्यतन IMF द्वारा जारी की जाती है। IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो अपनी नवीनतम रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि 21-22 में क्या है, 21 में कहा है कि 9.5 और 22 में कह दिया है 8.5। तो देख हर रिपोर्ट में आपने एक एनालिसिस की होगी। जिस साल इस साल रिपोर्ट जारी हुई है आप देखेंगे तो इस साल बढ़ी हुई है और जस्ट अगले साल उस रिपोर्ट में क्या है, घटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो इसमें कहा गया है अद्यतन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने जीडीपी में विश्व आर्थिक मत्स्य क्षेत्र में अलग अलग एरियाज, वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कहा 21 में 6% है, 22 में 4% जो है 4.9, ठीक है, 4.9। और उन्नत अवस्थाएं हैं यूएस, यूरोपीय। हाँ, फिर कहा है एक संदर्भ में क्या होते जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं ये कहा गया है, फिर उन्नत अर्थव्यवस्थाएं बोली गई हैं, फिर यूएसए डेवलप कंट्रीज हैं, बहुत सारे इन्होंने कैटेगरी बनाई है, छोड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान के संदर्भ में देखेंगे तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान के संदर्भ में अगर चर्चा करें ILO के संदर्भ में है, इसे आप देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वैश्विक प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान, तो देखें कामगार जुड़ा है तो आपके साथ ILO जुड़ा है, मतलब वर्कर्स और ILO की सब जो है संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2021
को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर ILO वैश्विक अनुमान जारी किया गया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के तहत वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर क्या किया गया है, एक अनुमान जारी किया गया है। इसे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी देशों की देखें संख्या के संदर्भ में क्या है, दुनिया भर में पहले कितने थे ये प्रवासी दिवस, प्रवासी संख्या ये पूछा जा चुका है, याद रखना कहीं कहीं पे कभी कभी कितना है प्रवासी, जो 19 के संदर्भ में है 272 मिलियन, जिसमें से 15 वर्ष उससे अधिक उम्र के कार्यशील व्यक्तियों की देखेंगे 245 है। इसमें से 245 तो 15 है, उससे अधिक वर्ष के हैं। आप देखेंगे 2019 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या आप देखेंगे, वैश्विक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या देखेंगे कौन सी है, जो है ये 19 के संदर्भ में देखें अनुमान है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बात होगी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या आप देखेंगे 169 मिलियन थी, जो 2017 के अनुमान में क्या है 5 मिलियन तथा 13 के अनुमान से इतना अधिक छोड़ दीजिए, तो इसे याद रखना 5 मिलियन तो 100 अनुमान, ये रिपोर्ट के अनुसार 2019 है, ये अनुमान के आधार पे है और ये वाली है बिल्कुल क्लियर। तो आप देखेंगे अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे दोनों में, एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की संख्या यहाँ अनुमानित नहीं है आंकड़े के संदर्भ में 169, 2017 में आपसे 5 मिलियन तथा बस देखेंगे क्या है अधिक है, तो देखेंगे क्या है 2017 के संदर्भ में 5 मिलियन अधिक है 17 के संदर्भ में। और अगर यही बात की जाए क्या किस संदर्भ में, हाँ 5 मिलियन रखा है, 3% रखा है, 13 के अनुमान में देखेंगे तो क्या है, देखेंगे 13 के अनुमान में 150 मिलियन की तुलना में छोड़ दीजिए, इसे आप ज्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में देखेंगे तो इसमें उच्च आय वाले देशों में छोड़ सकते हैं, इस आंकड़े को बहुत खास नहीं है। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक कुल वैश्विक श्रम शक्ति के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे प्रवासी कुल श्रमिक शक्ति के संदर्भ में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कुल वैश्विक श्रम शक्ति कितनी है 4.9% प्रतिनिधित्व कर, जिनमें सर्वाधिक क्या है अरब देशों में सबसे ज्यादा है, ये लिखा है, बाकी छोड़ सकते हैं। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जिसे कहते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है विश्व आर्थिक संभावनाएं। एक आपसे पूछा बोला था हमने, एक रिपोर्ट बंद भी की है वित्तीय भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के संदर्भ में 20 ऋणात्मक, जबकि अगले 3 वर्षों में 21, 22, 23 के संदर्भ में बढ़कर 8.3, 7.5 और 6.5 की बात की गई है। 21 वाली ध्यान में रखेंगे, 20 में ऋणात्मक में थी, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इस संदर्भ में बात करेंगे 19 के संदर्भ में बात होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है 19 एवं वित्तीय वर्ष 18 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4 एवं क्या है देखेंगे तो 19 एवं क्या है 6.4% रही, बाकी इसे भी छोड़ दें क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। रिपोर्ट में ये याद रखें कि सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि की संख्या रवांडा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन है वार्षिक तेज आर्थिक समृद्धि आर्थिक वृद्धि की बात के संदर्भ में रवांडा जो है 9.4% पर शीर्ष पे है, वहीं बांग्लादेश एशियाई देशों के शीर्ष में सबसे आगे है। आर्थिक वृद्धि दर 8 जो है, जहां आर्थिक वृद्धि दर कितनी 8.2% रही, इसके बाद चीन और मिस्र का स्थान है। तो रवांडा वैश्विक संदर्भ में, एशियाई देशों में बांग्लादेश, यही 2 क्वेश्चन पॉइंट याद रखने हैं। आगे बात करेंगे नवीनतम रिपोर्ट 2020 विकास दर क्या है, आप देखें कितनी है, तो जो -3.5 आप देखेंगे, जब जो ही 19 में 2.5, वैश्विक संदर्भ में 21, 22, 23 के संदर्भ में देखेंगे तो आपको बढ़े हुए आंकड़ा 5.6 पर छोड़ दीजिए आप इसे, क्योंकि ये आंकड़े में यस एक 5.6 के संदर्भ में, एक 4.3, फिर 3.1, तो आप देखेंगे 21 में बढ़ा हुआ है, फिर 22 में बढ़ा घटा हुआ है, फिर 23 में और घटा हुआ है, तो घटते हुए क्रम में आपको ये एनालिसिस दिखाई पड़ रहा होगा। इस संदर्भ में बात होगी तो इस संदर्भ में देखें अगर रिपोर्ट में, तो ये भी देखेंगे कि
यहाँ पूरा आंकड़ा दिया गया है। एक साथ आप इसे स्क्रीनशॉट आउट लेके देख सकते हैं, कोई खास नहीं है। भारत के संदर्भ में देखोगे तो 4 पॉइंट हमने कहा -20 में देखोगे -7.3, लेकिन 21 में आए तो 8.3, 7.5, 6.5। घटते हुए क्रम में हर आंकड़ा दिखाई पड़ेगा तुम्हें, हर आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा घटते हुए क्रम में। प्रेजेंट ईयर 21 बढ़ा हुआ, अगला वर्ष घटा हुआ, उसके अगले वर्ष घटा हुआ, 1-2 जगह आपको, हाँ वो भी आपको हर आंकड़े के संदर्भ में देखेंगे तो आपको घटा हुआ दिखाई पड़ेगा। विश्व निवेश रिपोर्ट के संदर्भ में देखेंगे 2021 के संदर्भ में, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, तो इस संदर्भ में अगर आंकड़ा आएगा तो देखेंगे 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखेंगे। एफडीआई फ्लो के संदर्भ में बात हो रही है, गंभीर रूप से प्रभावित है ये। इसमें देखेंगे इसका विषय आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि विषय के रूप में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। हाँ, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय निवेश सतत सुधार में निवेश, ठीक है, ये विश्व निवेश की रिपोर्ट है। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी के संदर्भ में आप देखेंगे निवेश के जो है प्रभाव का क्या विश्लेषण है इसमें। और ये भी देखेंगे कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवाह 2019 के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में क्या है 35% की गिरावट की कमी। बाकी आप छोड़ दें, ठीक है, आप इसे देखें। हाँ, इस निवेश रिपोर्ट के 2021 के अनुसार भारत के संदर्भ में एक बार देख लें, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 2020 में जो है कितनी एफडीआई की तुलना में है, तो एक पॉइंट अगर आपसे बनता है कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभाव जो है 19 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था, तुलना में 35% यहाँ गिरावट हुई है। और 20 में ये देखेंगे आप लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो 19 से घटा, फिर देखेंगे आधा ट्रिलियन डॉलर फिर घटता है, और अब क्या हो गया एफडीआई प्रेजेंट टाइम 20 की तुलना में देखेंगे तो 1 ट्रिलियन डॉलर का प्रभाव है एफडीआई का। इस संदर्भ में इसे छोड़ दें। बाकी आप देखेंगे कितने प्रतिशत कम है, 20 के संदर्भ में 5 के बाद न्यूनतम स्तर पर है। ये बोला जा सकता है कि 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह आंकड़ा 5 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर गया है, ये पूछा जा सकता है। और वर्ष 2009 की वैश्विक महामंदी, अब वैश्विक महामंदी पे आप देखोगे 2009 वैश्विक महामंदी है, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। वैश्विक महामंदी कब आई थी? एक वैश्विक महामंदी और इकोनॉमिक्स इतिहास में और भी हैं, उन्हें भी देखेंगे। तब क्या था, उससे क्या है 5%, उसके पश्चात लगभग 20% कम है। ये आप देखेंगे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 देखा, 2020 में भारत में क्या है 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो 19 में क्या है 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर देखेंगे। आप देखें भारत के संदर्भ में दिया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है कितना 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, याद रखिएगा ये, ठीक है। जो 19 में 51 देखेंगे क्या है बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% अधिक है। यही कहा गया है कि दुनिया भर में एफडीआई कम आया है, लेकिन भारत की ओर एफडीआई का फ्लो कोविड-19 के दौर में बढ़ा हुआ है, और यही रिपोर्ट का आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट के संदर्भ में भारत के संदर्भ में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी निवेश अंतर प्रवाह है, जो 2021 में 19 में क्या है 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 37% अधिक है। आप इसे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 2020 के संदर्भ की बात होगी
तो भारत विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि आप देखेंगे 2018 में यह 8वें स्थान पर है। तो यही आंकड़ा याद रखना है आपको कि प्रत्यक्ष विदेशी अंतर प्रवाह की बात है 2020 में 5वें स्थान पर था। तो आप देखेंगे कोविड-19 आया तो एफडीआई भारत में ज्यादा आया, तो 5वें स्थान पर चला गया। ठीक है, और वही 19 में ये 8वें स्थान पर था। 2020 में आप देखेंगे सबसे ज्यादा एफडीआई रूट क्या था, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे चीन पहले नंबर पे है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, हांगकांग चौथे स्थान पर है और यूएसए 5वें स्थान पर है। एफडीआई रूट आप देख रहे हैं चीन, लग्जमबर्ग, जापान, हांगकांग, यूएसए। यूएसए मार के मत आइएगा, 5वें स्थान पर है, याद रखना। और भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कौन, भारत के संदर्भ में अगर बात होगी तो भारत कितने स्थान पर है देखेंगे तुलना में जो है इस रिपोर्ट में अगर बात करें कि जो कितना 27% है, एफडीआई की जो है 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है, तुलना में देखेंगे 27% अधिक है और 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंदर शीर्ष देश रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत का स्थान क्या है 2022 में देखेंगे 18वां स्थान है, जबकि 2019 में इसको क्या मिला था 20वां स्थान है। तो एफडीआई के संदर्भ में 2020 भारत के संदर्भ में देखोगे तो 20वां स्थान दिखाई पड़ रहा। वहीं ये आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा कि अब सर्वाधिक एफडीआई रूट क्या है वैश्विक संदर्भ में, तो कहोगे चीन, लग्जमबर्ग, जापान, हांगकांग, यूएसए। और भारत के संदर्भ में 18वां, 19 की तुलना में सुधार। ठीक है, अब बात करेंगे, आप इसे देख सकते हो ये आंकड़ा यहाँ मर्ज हो गया है। ठीक है, वो आज जो हमने बताया हुआ है उस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। 19 के संदर्भ में है, 20 के संदर्भ में है। हालांकि ये आंकड़ा हम आपको यहाँ से बता देते हैं क्योंकि कुछ खास है तो इस संदर्भ में इसमें बताया जाएगा। हाँ, इसमें पूछा गया है कि एफडीआई के शीर्ष प्रभाव देखेंगे 2019-21 के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, और इस संदर्भ में देखेंगे तो इस आंकड़ों के संदर्भ में ये क्या है, हमने अभी एक रिपोर्ट यहाँ देखी थी, इस संदर्भ में देखेंगे कौन सा, ये जो आंकड़ा है 19 में 8 देखेंगे कौन सा 8वें स्थान पर था। 20 के आंकड़ों के संदर्भ में चीन, लग्जमबर्ग, यूएसए प्रत्यक्ष प्रभाव के संदर्भ में शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, इस संदर्भ में बोला गया। लेकिन आप देखेंगे कि इस संदर्भ में अगर एफडीआई प्रभाव 20 और 19 में, तो आप इसे देखेंगे कौन सा बिलियन डॉलर में, बस 2000 यूएसए के संदर्भ में ओवरऑल देखेंगे तो पर रैंकिंग के संदर्भ में 20 और 21। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है कि यूएसए, दूसरा इसमें चीन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20-19 के संदर्भ में और यहाँ के आंकड़ों में अगर बात करेंगे, हाँ प्रत्यक्ष निवेश, हाँ बहिर्प्रवाह के रूप में है। आप देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जो आउटफ्लो है आप देखेंगे इस संदर्भ में है। और क्या है ये कि 18वां स्थान है। और इसमें ये भी देखेंगे कि रैंकिंग में अगर बात करेंगे तो इस रैंकिंग में जो एफडीआई शीर्ष प्रवाह के रूप में, तो इसमें दिखाया गया है क्या अंतर प्रवाह के संदर्भ में, ये है बहिर्प्रवाह के संदर्भ में। याद रखना यहां से बहा है, अब होगा अंतर प्रवाह आया कहां सबसे ज्यादा है, एफडीआई सबसे ज्यादा किस देश में पहुंचा है, ये बहिर्प्रवाह के संदर्भ में रिपोर्ट है, आउटफ्लो के संदर्भ में। याद रखिएगा इस संदर्भ में, यहाँ इनफ्लो के संदर्भ में है, मतलब अंतर प्रवाह। तो 2 वर्ड याद रखेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है आप देखेंगे अंतर प्रवाह के संदर्भ में 2019, और देखेंगे ये जो बहिर्प्रवाह है सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से निकला है, तो निकला सबसे ज्यादा चीन, फिर लग्जमबर्ग, जापान, हांगकांग और यूएसए के संदर्भ में। इसे आप सुधार कर लें इसे, क्योंकि ये क्या है, ये सुधार क्रम में है। याद रखिएगा ये बहिर्प्रवाह के संदर्भ में है।
ठीक। ये क्या है, ये बहिर्प्रवाह है। यहां से जो चीन, लग्जमबर्ग, जापान, हांगकांग, यूएसए है जो, ये क्रमशः क्या है, यहां से दूसरे देशों की तरफ एफडीआई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है। अब बात करेंगे बहिर्प्रवाह, आया किधर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आने वाले देखेंगे अगर, तो सबसे ज्यादा यूएसए में आया है, यूएसए के बाद चीन में आया है। तो क्या है, इनफ्लो के संदर्भ में अगर बात करोगे तो क्या हैगा, इनफ्लो के संदर्भ में अगर बात होगी तो देखेंगे सबसे ज्यादा यूएसए, फिर कौन सा, चीन, आप याद रखेंगे 2 आंकड़े। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ठीक है, नहीं, चीन फिर हांगकांग 5वें नंबर पे है, और आप देखेंगे रैंक के संदर्भ में चाहे, हाँ, तो फिर हांगकांग तीसरे नंबर, 3 याद रखो, बहुत हैं। हाँ, ये इनफ्लो के संदर्भ में आप देखेंगे यहां सबसे ज्यादा आया है, तो ये वाला आंकड़ा याद रखना, ये वाला भी याद रखना, ये इनफ्लो के संदर्भ में है। यूएसए, चीन, हांगकांग, और भारत का इनफ्लो के संदर्भ में देखेंगे 5वें स्थान पे है, ठीक है। भारत इस वर्ष इनफ्लो के संदर्भ में बात होगी तो 5वें नंबर पे याद रखना। तो सिंगापुर के बाद भारत का स्थान है। विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट की बात होगी 2021 के संदर्भ में, तो संभावना क्या होगी, ये विश्व आर्थिक जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। आप इसे देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के वृद्धि के संदर्भ में है, ठीक है। इस संदर्भ में अगर बात करें तो इस संदर्भ की अगर बात करेंगे तो यहां लिखा भी हुआ होगा, हाँ, जो संभावना रिपोर्ट है आप इसे देखेंगे, जो क्या है, ये विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट है। भारत की जो जीडीपी की वृद्धि के संदर्भ में बात की गई है 2022 में देखोगे 10.1% रखी गई है। याद रखना, ये आंकड़ा आपको याद रखना है, आप इसे देख सकते हैं। विश्व के संदर्भ में इन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है, आप देखेंगे 5.4, 4.1, ये आंकड़ा भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जा रही है। आप देखेंगे तो 5.4 है, 4.1 है, 21 5.4 और 22 4.1। और भारत के संदर्भ में देखोगे अगर, तो भारत के संदर्भ में अगर बात होगी तो देखेंगे कौन सा, तो इसमें ये क्या है, सी यहां डिनोट किया गया है। वित्तीय वर्ष के आधार पर देखोगे तो वित्तीय वर्ष भारत के आधार पर 7.5, 2021 10.1, तो वित्तीय वर्ष के संदर्भ में क्या है, 22 में अगर कितनी है 10.1 है, तो वित्तीय वर्ष में कितनी है 7.5 के संदर्भ में। याद रखना ये आंकड़ा, और बाकी आप भूल जाएंगे। बाकी मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में बात होगी तो 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव, देखेंगे क्या है, विकास रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट द कौन सा है, नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन, देखेंगे तो शीर्षक के तहत जारी किया गया है। इस संदर्भ में देख सकते हैं ये मानव विकास रिपोर्ट, क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है। इसका एक तो शीर्षक याद रखेंगे कि द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसिन्स नामक शीर्षक है। 189 देश हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अब रिपोर्ट में यूएनडीपी ने पहली बार आप देखेंगे कुछ घटना घटी है, तो इस संदर्भ में भी इसे देख लें। रिपोर्ट में यूएनडीपी ने पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति की क्या किया है, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उनके भौतिक पदचिन्ह, देखेंगे मटेरियल फुटप्रिंट के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नया मापदंड जारी किया है, शामिल जिसे ग्राही दबाव समायोजित किया है। एफडीआई एचडीआई के संदर्भ में क्या है, देखेंगे ग्राही दबाव समायोजित, तो आप इसे नाम दिया गया है। आप देखेंगे इससे पहले जो आयाम थे इसके साथ इन्होंने नए आयाम जोड़े हुए हैं। तो इनके नए कौन आयाम है, पहला आधार दिया जाता है कौन सा, LEI, तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, फिर है शिक्षा सूचकांक, और शिक्षा में भी 2 आंकड़े हैं, याद रखिएगा। पहला आप देखेंगे कौन सा, स्कूल अवधि के औसत वर्ष को इसमें जोड़ा जाता है, दूसरा है स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष जोड़े जाते हैं। तो औसत वर्ष और अनुमानित वर्ष शिक्षा के संदर्भ में, और तीसरा आप देखेंगे
आय सूचकांक इनकम इंडेक्स के संदर्भ में इसमें जोड़ा गया है। अब इसमें एक चौथा आयाम जुड़ के आया है, तो आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे इसमें, तो इसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, एक चौथा आयाम इसमें जुड़ा हुआ है, जिसे कह दिया गया इस वर्ष क्या, चौथे आयाम के रूप में एक नया मापदंड है, मैट्रिक्स है। तो आप देखेंगे ग्राही दबाव समायोजता, ये पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पद चिन्ह के नाम से, जिसका नाम होगा इस पद का, जो इसमें मीट्रिक एसडीआई जो है पीएस एसडीआई के रूप में ग्राही दबाव समायोजता। तो 4 हो गए। पहला हो गया कौन सा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार 3 हो गए, और 3 के साथ साथ इसमें क्या है, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे क्या है, उल्लेखनीय है कि भौतिक प्रतिष्ठान किसी देश के उपयोग किए जाने वाले क्या किया गया, सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने के लिए जीवाश्म ईंधन है, धातु एवं अन्य साधनों की मात्रा की माप है। एसडीआई पीएस एसडीआई मानव प्रगति की स्पष्ट आकलन प्रस्तुत करता है। तो ये सब इसमें चीजें जोड़ी गई हैं। क्या क्या चीज, उत्पाद एवं सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कौन से, जीवाश्म ईंधन है, धातु एवं अन्य संसाधनों की मात्रा है, ठीक है, ये सब इसमें होगा। पीएसडीआई मानव प्रगति के अधिक स्पष्ट आकलन प्रस्तुत करता है, ऐसा इसलिए ऐसा किया गया है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि इस नए मापदंड का प्रयोग किया जाए तो लगभग 50 देश अति उच्चतम विकास की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। अगर इस मापदंड को अपनाने से क्या है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि जो 50 देश अति उच्च मानव विकास जहां है वो उस देश से बाहर हो जाएंगे। पीएसडीआई का प्रयोग करने पर एसडीआई 2020 में नॉर्वे के स्थान पर देखेंगे अब क्या है, अब आयरलैंड शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि नॉर्वे की रैंक क्या है, 15 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है इस रिपोर्ट में। हम लोग आते हैं मूल रिपोर्ट की ओर। अब इसमें बताया गया है कि एसडीआई 3 संकेतों को शामिल किया गया है, जिसमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, ठीक है, शिक्षा सूचकांक है, फिर शिक्षा सूचकांक में भी 2 है, एक है औसत वर्ष, 25 वर्ष तक इसमें क्या है, स्कूल में बिताए गए वर्ष हैं, फिर है अनुमानित वर्ष, 5 वर्ष क्या होगा, 5 वर्षीय बालक द्वारा भावी जीवन काल में बताए गए जीवन काल में उसके अनुमानित समय है। आय सूचकांक में क्या होगा, तो आप देखेंगे आय को क्या है, आकलन के लिए पीपी आधारित मॉडल पे आय आकलन है, देखेंगे ये भी आप याद रखेंगे। सकल राष्ट्रीय आय को इसमें क्या किया, जीएनआई को लिया जाता है, इस आय में आप देखेंगे जीएनआई वाला है। बाकी मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में आप देखेंगे कि जैसे जो भी अंक छोड़े गए हैं इस रैंक को छोड़ दें। अब हम आएंगे आपको सीधे कहाँ कौन है, तो यही देख लेना है। विगत वर्ष की भान नॉर्वे जो है क्या है, इस वर्ष भी नॉर्वे जो है देखेंगे क्या है, 0 मूल्य के साथ मानव विकास सूचकांक पर कौन है, नॉर्वे शीर्ष पर है। तो नॉर्वे यहां याद रखना है एसडीआई के रूप में नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे पहला स्थान, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसके बाद आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से देखेंगे दूसरे स्थान पर। तो आयरलैंड और स्विट्जरलैंड हो गया दूसरे स्थान पर, वहीं आप देखेंगे हांगकांग, चीन, आइसलैंड चौथे स्थान पर। बाकी आप छोड़ दीजिए। मानव विकास की श्रेणी में आप देखेंगे इस श्रेणी में जो है सबसे दयनीय स्थित नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, दक्षिणी सूडान, बुरुंडी आप देखेंगे 150वीं देशों की सूची में है। तो इसी संदर्भ में देखा है कि समग्र रूप से क्या है, 2019 में संपूर्ण विश्व में संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना था, ये याद रखे रहेंगे। तो समग्र रूप से विश्व के संदर्भ में 0.7 देखेंगे 37, ठीक है, 0.737। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में ओवरऑल है, और इस संदर्भ में कौन सा मानव विकास की दृष्टि से नाइजर की सबसे खराब स्थिति है 189 देशों में। यहीं सब कुछ क्या होगा, आप देखेंगे जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है एक चाड, फिर दक्षिणी सूडान और बुरुंडी, तो आप देखेंगे सब एक साथ हैं। और 150वीं रैंकिंग मानव विकास वाले 5 देशों के संदर्भ में देखेंगे तो लैंगिक असमानता के संदर्भ में देख सकते हैं,
तो आप इसे भारत जीआई मूल्य 162 मूल्य देशों में और 123 रैंक पर है। तो इस संदर्भ में है, आप इसे देख सकते हैं। भारत जीआई मूल्य 162 देशों में आप देखेंगे कौन सा, जो लैंगिक असमानता के संदर्भ में बोला गया है। तो 100 देखेंगे मानव विकास के संदर्भ में भारत की स्थिति मध्य विकास वाले देश में कहा गया है। इस सूची में कितना है, एसडीआई कितनी है भारत की, 131। ये याद रखेंगे, दो आंकड़े याद रखेंगे। लैंगिक असमानता के संदर्भ में 123 में है, ठीक है। और इसमें देखें किसमें, मानव विकास में मध्य स्थिति में 131 में है। ब्रिक्स देशों में अगर देखोगे तो आप इस संदर्भ में अफ्रीकी देश में भारत का स्थान सबसे निम्न है एसडीआई के संदर्भ में। बस यही आंकड़े आपको याद रखने थे, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब वैश्विक सूचकांक को एक नजर देख लेते हैं। ग्लोबल जो है कौन सा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 देखेंगे, अमेरिकी पत्रिका है जो है कौन सी, फॉर्च्यून ने 500 लिस्ट जो जारी की है। इसमें कौन है सबसे प्रसिद्ध के रूप में देख सकते हैं, कंपनी रिटेल वॉलमार्ट के रूप में सबसे शीर्ष स्थान पे है। और ये भी देखेंगे इसके साथ साथ इस जो है उल्लेखनीय फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें कौन, रिलायंस शीर्ष पर है। तो भारत की ओर से रिलायंस शीर्ष पर है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं आप एक नजर अगर डालेंगे तो कौन कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इंडियन ऑयल है, और ऑयल एंड नेचुरल गैसेज है। तो देखेंगे रिलायंस है, स्टेट इंडिया है, इंडियन ऑयल है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज है। तो और राजेश एक्सपोर्टर्स के रूप में आप देखेंगे, और टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। अब बर्ड गिविंग इंडेक्स के संदर्भ में इसे देखेंगे, बर्ड गिविंग इंडेक्स के संदर्भ में इसमें, हाँ इसमें और कोई आंकड़ा यहां दिया नहीं है। तो बर्ड गिविंग इंडेक्स देखेंगे, चैरिटी एंड फाउंडेशन बर्ड गिविंग इंडेक्स का 11वां संस्करण वैश्विक महामारी रिपोर्ट जारी के समय इस संदर्भ में कुछ क्या किया है, इस संदर्भ में किसने किसकी कितनी सहायता की, तो कहा गया है कि इसके आधार दिया गया अजनबी की जो है क्या किया, अजनबी की मदद, और फिर चैरिटी के संदर्भ में चैरिटी के लिए दान और संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना, 3 समय आधारों को बनाया गया है। और विश्व भर में जो है दान की चलन प्रक्रिया को इसने बढ़ा दिया है, याद रखिएगा। इसमें क्या 2018 के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 2018 की बात इस वर्ष भी इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर है। तो इंडोनेशिया के संदर्भ में देखेंगे तो इंडोनेशिया क्या है 2018 की बात, इसमें क्या है इस सूची की बात होगी, इंडोनेशिया इस वर्ष भी शीर्ष स्थान पर है। ये भी याद रखेंगे, इंडोनेशिया में 10 में से न्यूनतम 8 लोगों ने दान दिया था। ये ऐसा जो है यूएसए, आप इसमें ये भी किया है कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड, नीदरलैंड ने विगत वर्षों में जो है 10 में शामिल नहीं है। कोविड-19 के दौरान ये इसमें शामिल नहीं रहे हैं, पहले ये इसमें शामिल रहे थे, लेकिन कोविड-19 के दौर आया तो इन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल खींच दी। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सीध अपनी रैंक को बनाई रखी है, छोड़ दीजिए। हाँ, WGI के संदर्भ में ब्रिक्स देशों में अगर बात करें तो भारत का स्थान देखेंगे, केवल भारत का स्थान आप देखेंगे, आप इसकी जो है 14वां स्थान है, शीर्ष 20 देशों में शामिल है। तो ब्रिक्स देशों में केवल भारत एक ऐसा देश है जो ओवरऑल क्या है देखेंगे, ब्रिक्स देशों में केवल भारत है 14वां ही शीर्ष 20 देशों में शामिल है। तो भारत ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई है। आप छोड़ दीजिए वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता 2021 के संदर्भ में, इसमें कुछ बनता है तो दिखा सकते हैं कि वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, तो वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2022 ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म द्वारा ये जो है चाइनालिसिस द्वारा आप संक्षिप्त संस्करण है जारी किया गया, द्वितीय संस्करण है, छोड़ दीजिए। इस संदर्भ में क्या होगा, इस संदर्भ में बताया गया कि भारत 0.37 क्रिप्टो करेंसी अपनाने के उच्चतम दर वाले 20 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ऐसा इसने अपनी रिपोर्ट दी है कि भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिए स्थान पर जो तीव्र रूप से जो अपना रहे हैं देश,
उसमें क्या है, भारत अपनाने में दूसरे क्रम पर है। आप देखें इस सूचकांक में यूएसए, चीन का स्थान क्रमशः 8वां और 13वां छोड़ दिए, जबकि पहले स्थान पर कहा गया कि वियतनाम है और चौथे स्थान पर पाकिस्तान, यूक्रेन है। अरब बोला है, अरबपतियों की सूची कौन जारी कर रहा है, फोर्ब्स द्वारा। तो फोर्ब्स पत्रिका है, फोर्ब्स, तो इसमें दिया होगा। फोर्ब्स पत्रिका के संदर्भ में अगर बात करें, हाँ ये दी हुई है, आप देखेंगे इसमें फोर्ब्स जो पत्रिका के संदर्भ में बात होगी, सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की निवल संपत्ति कितनी है ओवरऑल विश्व की, 13.1 ट्रिलियन डॉलर, जो क्या है इस संदर्भ में 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर कुल संपत्ति के साथ सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस, जो है अमेजन के संस्थापक हैं, लगातार चौथा बेजोस स्थान शीर्ष है, 151 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ कौन है, टेस्ला एंड स्पेस एक्स एलन मार्क्स दूसरे स्थान पर है। आप देखेंगे कुल संपत्ति के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ड और फैमिली जो है तीसरे स्थान, छोड़ दीजिए। आप देखेंगे पहला याद रखा, अब अरबपतियों की सूची में विश्व के सबसे धनी महिला याद रखेंगे। तो धनी महिला कौन है, तो धनी महिला के संदर्भ में है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली। तो महिला के संदर्भ में आप देखेंगे इसके साथ इनकी जो संपत्ति है वो देख सकते हैं। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में जो देखेंगे भारतीयों के संदर्भ में, तो मुकेश अंबानी जो है 84.5 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर हैं, और भारतीय महिला के संदर्भ में सावित्री जिंदल परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक विश्व के संदर्भ में जो है महिला फ्रैंकोइस हैं, धनी महिला, जो बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली, और वो बेसब जो है जेफ बेजोस अमेरिकी अमेजॉन के संस्थापक जो हैं सबसे ज्यादा हैं, और भारतीयों के संदर्भ में मुकेश अंबानी और सावित्री जिंदल परिवार इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें 10वां स्थान प्राप्त है, आप देखेंगे। और वहीं इन्हें कौन सा है, महिलाओं के संदर्भ में देखेंगे जो भारत में शीर्ष पर है, समग्र रूप से 234वें स्थान पर है। फॉर्चून इंडिया 500 सूची 2020 के संदर्भ में आर्थिक पत्रिका फॉर्चून द्वारा जारी की जाती है। फॉर्चून पत्रिका 500 के संदर्भ में देखेंगे 2010 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि फॉर्चून इंडिया तो भारत के संदर्भ में होगी, RIL देखेंगे शीर्ष स्थान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय तेल निगम को पीछे छोड़ते हुए देखेंगे शीर्ष स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्री पहली निजी कंपनी जो देश के सबसे बड़ी निजी कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। और ये क्वेश्चन आपको क्या होने वाला है, दिखने वाला है पेपर में, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस के संदर्भ में देखेंगे, आकी रैंकिंग संदर्भ में फोर्ब्स 100 के संदर्भ में देखेंगे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की गई है। इस संदर्भ में देखेंगे अमेरिकी राजनयिक व्यावसायिक पत्रिका है फोर्ब्स द्वारा 100 सर्वाधिक महिलाएं 2020। इस संदर्भ में अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं कि जो है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स 2020 17वीं संस्करण है 17। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल को लगातार 10वें वर्ष सबसे शक्तिशाली, और इस वर्ष भांति यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष। 2 तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाए।